Good morning to all of you. Today's we discuss about the remaining part of the second chapter of biology class 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट चैप्टर है मीन्स जनरली ये इससे प्रीवियस में एक लेक्चर हो चुका है जहाँ पर कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया है. ये सबसे फर्स्ट स्लाइड था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहाँ पर अलग अलग चीज़ें थोड़ा सा इसका रिकैप लेके फिर आगे की तरफ बढ़ रहा है. तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पेयर ऑफ टेस्टिस बताया गया था. इसके अलावा एसेसरी डक्ट, देन एसेसरी डक्ट के बाद एसेसरी ग्लैंड्स है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है. इनके बारे में कुछ हमने डिस्कशन किया था. टेस्टिस में उसका डायमेंशन हमने देखा था कि 4 to 5 सेंटीमीटर टेस्टिस का लेंथ है. इसके अलावा 2 to 3 सेंटीमीटर उसका विड्थ होगा. देन टेस्टिकुलर लोब्यूल जो प्रेजेंट हैं, जितने भी टेस्टिस होंगे, मतलब जो टेस्टिस हैं उन टेस्टिस के अंदर की तरफ टेस्टिकुलर यानी कंपार्टमेंट बने हुए हैं, उन कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं. जितने भी कंपार्टमेंट हैं सभी कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होल्ड करता है. जितने भी कंपार्टमेंट होंगे उसमें कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वो होल्ड करेगा? 1 से 3 तक. यानी जो 250 कंपार्टमेंट एक टेस्टिस जो है पूरी तरीके से होल्ड करता है, 250 कंपार्टमेंट तक होल्ड करता है. अब नेक्स्ट जो इसमें पार्ट था वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन है. कैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग है, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से सेल प्रेजेंट है. तो मेल जर्म सेल्स थे, इसके अलावा सर्टोली सेल्स हैं. मेल जर्म सेल्स को ही हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. मेल जर्म सेल्स इज कॉल्ड एज अ स्पर्मेटोगोनिया. और इसके अलावा जो सर्टोली सेल्स हैं, इनका मेन फंक्शन हमने समझा था कि ये दोनों मतलब जनरली जो मेल जर्म सेल हैं स्पर्मेटोगोनिया, वहीं से आगे की तरफ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. इसके अलावा जो दूसरा है सर्टोली सेल है, these सर्टोली सेल्स completely help to for the nourishment, helping for the nourishment of स्पर्म सेल्स. यानी जो भी स्पर्मेटोगोनिया पेरेंट सेल हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम सर्टोली सेल्स का होता है. इसके अलावा जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के जो स्पेसेस हैं, बाहर का जो लोकेशन है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? वहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल यानी लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इन 3 अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, इंटरस्टिशियल सेल, इसके अलावा लीडिंग सेल्स. देन एसेसरी डक्ट में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वह रेड टेस्टिस है, वासा इफरेंसिया, इपीडिडाइमिस एंड वास डिफरेंट है. इनका लोकेशन हमने देखा था कि कहाँ पर ये लोकेटेड है. इनका मेन काम क्या होगा? जो गैमेट्स बने हों उन गैमेट्स को फॉरवर्ड मूव कराने का काम इन जितने भी एसेसरी डक्ट्स हैं उन एसेसरी डक्ट्स का होगा. देन नेक्स्ट जो पार्ट है एसेसरी ग्लैंड्स का है. एसेसरी ग्लैंड्स में मेन जो है वो सेमनीफेरस सेमिनल वेसिकल है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. जहाँ पर कि इन तीनों जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इन तीनों ग्लैंड्स का मेन काम होगा जो सीमेन का वॉल्यूम है 100% जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, यानी सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन. यानी सेमिनल प्लाज्मा इन 3 अलग अलग ग्लैंड्स के थ्रू बनाया जा रहा है. जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा सबसे फर्स्ट जो पार्ट है यानी सेमिनल वेसिकल का. यानी सेमिनल वेसिकल कंट्रीब्यूटेड 65 to 70% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेमिनल प्लाज्मा. यानी सेमिनल प्लाज्मा का 65 से 70% जो है वो किसके थ्रू कंट्रीब्यूट किया जा रहा है? वह कंट्रीब्यूट किया जाता है सबसे फर्स्ट सेमिनल वेसिकल के थ्रू. इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड है और एक और जो पार्ट था प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. तो ये 3 अलग अलग हमने ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिया और तीनों का सेपरेट फंक्शन है जो कि स्पेशली कैपेसिटेशन प्रोवाइड करना, मेच्योरिटी प्रोवाइड करना, इमेच्योर स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू मेच्योर स्पर्म विद द हेल्प ऑफ सेमिनल फ्लूइड और सेमिनल प्लाज्मा. जो सेमिनल प्लाज्मा है उस सेमिनल प्लाज्मा के थ्रू ही जितने भी इमेच्योर सेल होंगे, जो इमेच्योर सेल बन रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया से आगे मियोसिस करके स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, वह इमेच्योर स्टेज में है. और इमेच्योर से वह मेच्योर कैसे हो रहे हैं? या उनमें कैपेसिटेशन आ रहा है. कैपेसिटेशन कैपेसिटी टू मूव फॉरवर्ड और मोटेलिटी यानी मूव करने की कैपेसिटी, यानी किसी भी जो स्पर्म सेल्स हैं वह मूव फास्ट कर सकते हैं. इसके अलावा उनके अंदर एबिलिटी होगी कि वह तेज़ी से मूव करेंगे. कैपेसिटेशन स्ट्रेंथ इनके अंदर प्रेजेंट है, एनर्जी इनको प्रोवाइड करना. ये सभी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं इनको? ये सभी जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे, इसके अलावा एनर्जी है, ये सभी इनको सेमिनल प्लाज्मा से ही मिलती है. यानी सेमिनल प्लाज्मा में ही न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट है और एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होंगे. और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी हैं जो कि इनको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनेटेलिया. जो है ये हमें कवर करना था कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया एक्चुअल में है क्या. तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है एक्सटर्नल व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल व्यू होगा वह क्या होगा, पेनिस होगा। तो पेनिस एक्चुअल में क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ अ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जनरली यह जो मसल्स प्रेजेंट होंगे, स्पेशल टाइप के जो टिश्यूज़ हैं, यह टिश्यूज़ जो पेनिस में प्रेजेंट हैं यानी मस्कुलर टिश्यूज़, दीज मस्कुलर टिश्यूज़ इज़ कम्प्लीटली हेल्पफुल फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस। यानी पेनिस के इरेक्शन के लिए टिश्यूज़ हेल्पफुल होंगे। और ये जो इरेक्शन है ये क्या प्रोवाइड करता है, दिस इरेक्शन प्रोवाइड द इंसेमिनेशन यानी ट्रांसफ़र ऑफ द सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो सीमेन है उस सीमेन का इजैकुलेशन करने में जो इरेक्शन है वह हेल्प करेगा। यानी पेनिस का जो इरेक्ट होना है वह इंसेमिनेशन को लीड करता है। इंसेमिनेशन कम्प्लीटली लीड बाय द इरेक्शन ऑफ पेनिस। यानी पेनिस के इरेक्ट होने पर ही पॉसिबल है कि इंसेमिनेशन हो पाएगा। द नेक्स्ट द इनलार्जमेंट मीन्स इनलार्ज्ड end of penis is called as the glans penis. It is the highly sensitive part of the penis. पेनिस का जो हाईली सेंसिटिव पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। तो जनरली ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, पेनिस के टिप पे प्रेजेंट है। देन ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड स्किन दैट इज कॉल्ड एज द फोर स्किन। और जो जनरली ये जो ग्लांस पेनिस प्रेजेंट है, इस ग्लांस पेनिस के ऊपर की तरफ एक स्किन होगा, उस स्किन को हम क्या कहेंगे, फोर स्किन कहेंगे, विच कवर्स द ग्लांस पेनिस। यानी ग्लांस पेनिस को कवर करने वाला जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, दिस लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज फोर स्किन। तो ये जनरली हमारे पास जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में हमारे पास दो अलग अलग पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। स्क्रॉटम वाला रीजन आ जाएगा, इसके अलावा एक ये पेनिस वाला स्ट्रक्चर जो कि एक्सटर्नल व्यू से हमें दिखाई दे रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्क्रॉटम रीजन है, उस स्क्रॉटम रीजन में कुछ मसल्स प्रेजेंट हैं जो कि थर्मो रेगुलेटरी हैं। थर्मो रेगुलेटरी का कहने का ये सेंस है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग श्रिंकेज उसमें दिखाई देता है या एक्सपेंडेशन। यानी जो मसल्स हैं वो मसल्स क्या होंगे, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे या एक्सपेंड होंगे। किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर। यानी जहाँ एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है वह अगर हाई होगा तो मसल्स एक्सपेंड हो जाएंगे, और वहीं आसपास का जो इन्वायरमेंट है अगर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन किस में, स्क्रॉटम में। स्क्रॉटम जो है, उस स्क्रॉटम में जो एक्सपेंडेशन है या कॉन्ट्रैक्शन है वह किन मसल्स की वजह से आ रहा है, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, डार्टोस मसल। डार्टोस मसल्स एंड क्रेमिस्टर मसल्स। First Dartos muscle and second cremaster muscle. This is responsible for, this two type of muscle is responsible for expansion or contraction of the स्क्रॉटम रीजन। यानी जो स्क्रॉटम रीजन है उस स्क्रॉटम रीजन का एक्सपेंड करना या इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट होना, ये किसके थ्रू हो रहा है, डार्टोस और क्रेमिस्टर मसल की वजह से हो रहा है। यानी डार्टोस मसल और क्रेमिस्टर मसल ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एक्सपेंडेशन और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो जनरली ये इसी वजह से हम जो स्किन है उस स्किन में जो मसल्स हैं उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेटरी मसल्स कहते हैं। दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ मसल इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेटरी मसल्स। यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही ये क्या करेंगे, अपने आप का ये कन्वर्जन या मॉडिफिकेशन करेंगे या उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही ये फंक्शन करते हैं। सो दैट इट इज़ कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेटरी मसल्स। द नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ मेल ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब स्टार्ट होगा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से, ये एनसीईआरटी के दोनों डायग्राम्स दिए गए हैं कि जो सबसे फर्स्ट डायग्राम है उसमें कुछ पार्ट इंडिकेटेड है, नेक्स्ट डायग्राम इंटरनल व्यू है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है। तो जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनरली सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पेयर ऑफ ओवरी, then second pair of oviduct, then uterus, cervix, vagina, external genitalia. These are the different part of female reproductive system. A pair of mammary gland, last में एक और part include हो जाएगा, pair of mammary gland. पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट रीजन ऑफ द फीमेल। यानी फीमेल के ब्रेस्ट रीजन में ये मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा ये पेयर ऑफ ओवरीज है,
तो ओवरीज एक्चुअल में इनको हम जैसे मेल के केस में हमने दो पार्ट किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल के केस में भी सेम वही सिचुएशन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो प्राइमरी में क्या इंक्लूड हो जाएंगे, ओवरीज इज इंक्लूडेड इनटू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, whereas other part in the female reproductive system is considered as a secondary sex organ. Other part except ovary is included into secondary sex organ. यानी जनरली ये जो दूसरे पार्ट्स हो जाएंगे जिसमें कि ओविडक्ट इंक्लूड हो रहा है, यूटेरस इंक्लूड हो रहा है, सर्विक्स होगा, इसके अलावा वेजाइना होगा। तो ये जितने भी दूसरे पार्ट हैं इनको एसेसरी हम पार्ट्स कह सकते हैं, एसेसरी पार्ट्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कह सकते हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इनका लोकेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा कि एक्चुअल में इनका लोकेशन क्या है, कौन कौन से साइट पर ये प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्ट करेंगे ये ओवरीज से। ओवरीज यहाँ पर लोकेटेड है दोनों साइड्स में, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट में और लेफ्ट में ये पेयर ऑफ ओवरीज दिखाई दे रहा है, जो कि ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इनको हम कहते हैं। देन नेक्स्ट है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का रीज़न, जहाँ से कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने देखा था या ऑब्जर्व किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसिडर किया था। रीज़न क्या था उसका, क्योंकि वहाँ से गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन और to synthesis of gamete, means gametogenesis is occurs by the primary sex organ। यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ से गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ओवरीज हो गई। ओवरीज के बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा, ये पूरा जो आर्म है इसका, इस आर्म को हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। यानी फेलोपियन ट्यूब दिया हुआ है, इसके अलावा इसी को हम क्या कह सकते हैं, ओविडक्ट कह सकते हैं। तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये तीन अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है इस फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को तीन पार्ट में, सबसे फर्स्ट इनफंडिबुलम, सेकंड पार्ट एम्प्यूला एंड थर्ड पार्ट इस्थमस। यानी जो टिप रीजन है, जो टर्मिनल एंड है, जो एकदम किनारे का एरिया है, इस किनारे वाले पार्ट को हम इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम। ये जो हमारे पास रीजन होगा ये सबसे किनारे का रीजन, इसे हम क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ये जो सेकंड रीजन है, यहाँ से जो यहाँ तक का रीजन होगा, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द एम्प्यूला। देन जो एंड पार्ट होगा, जहाँ जो पार्ट जंक्शन है, विच द पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच कनेक्ट दिस ओविडक्ट विद द यूटेरस। यानी यह जो पूरा यूटेरस है, इस यूटेरस से इस ओविडक्ट को कनेक्ट करने वाला जो जंक्शन होगा, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज इस्थमस। यानी इसे हम क्या कह देंगे, इस्थमस कह देंगे। यानी तीन अलग अलग पार्ट हम इंडिकेट कर सकते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वह इनफंडिबुलम, देन सेकंड पार्ट द सेकंड पार्ट इज एम्प्यूला एंड थर्ड पार्ट इज इस्थमस। यानी हमने जनरली जो फेलोपियन ट्यूब था, ओविडक्ट था, उसको तीन अलग अलग पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। कौन से तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस में। देन नेक्स्ट इनमें जो प्रेजेंट है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट के जो सबसे टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं। फिम्ब्रे एक्चुअल में क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिम्ब्रे क्या है, ये जो फिंगर की तरह हमें दिखाई दे रहा है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं। जहाँ से कि जो oocytes, यहाँ से जो oocytes रिलीज होंगे, यानी ओवा एग सेल जो रिलीज होगा, उस एग सेल को, जैसे यहाँ से ब्रस्ट हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद ये जो एग सेल बाहर रिलीज हुआ है, दीज एग सेल आर कैप्चर्ड बाई दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रे। यानी यही फिम्ब्रे क्या करते हैं, जो बाहर की तरफ रिलीज हुआ पार्ट है, जो ओव्यूलेशन के रिजल्ट में, जब ओव्यूलेशन हुआ तो ओव्यूलेशन में जो एग सेल बाहर की तरफ निकला, उस एग सेल को कैप्चर करने का काम किसका होगा, फिम्ब्रे का होगा। यानी यह फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वही क्या करते हैं, वह उसको कैप्चर करेंगे। तो जनरली यहाँ से कैप्चर हो गया फिम्ब्रे से, देन वह सबसे पहले इनफंडिबुलम में पहुँचेगा, एंड देन एम्प्यूला एक ऐसा रीजन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। यानी पूछा भी जाता है कि ऑन विच प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन कैन बी अकर्स, या और फर्टिलाइजेशन साइट इन ओविडक्ट। ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन साइट क्या है, जनरली अभी क्लास 10th तक या उसके बाद भी अभी तक हम समझते हैं कि फेलोपियन ट्यूब या
फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इज द फर्टिलाइजेशन साइट। बट फर्टिलाइजेशन साइट ओविडक्ट में कौन सा अगर होगा, यानी ओविडक्ट में हमने 3 अलग अलग पार्ट में ओविडक्ट को डिवाइड कर दिया, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तो इन तीनों में किस प्लेस पर कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है? एम्प्यूला इज द रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स, वेयर स्पर्म सेल्स मीट्स विद द एग सेल, यानी स्पर्म सेल्स एग सेल के साथ फ्यूज होते हैं, वह लोकेशन कौन सा है? एम्प्यूला है। द नेक्स्ट है इस्थमस, जो कि टर्मिनल एंड होगा, किनारे का रीजन, जो कि डायरेक्टली इस ओविडक्ट को किसके साथ जोड़ता है? ये जो यूटेरस प्रेजेंट है इस यूटेरस के साथ जोड़ने का काम करता है ये इस्थमस। देन यूटेराइन फंडस, ऊपर की तरफ की जो कैविटी है इस कैविटी को यूटेराइन फंडस कहते हैं। देन नेक्स्ट है यूटेराइन कैविटी, जो यूटेरस प्रेजेंट है दिस इज द यूटेरस, एंड यूटेरस के बीच में जो कैविटी है या स्पेस है, खाली जगह है, उसको यूटेराइन कैविटी कह रहे हैं। देन फाइनली अब ये जो हमारे पास 3 अलग अलग पार्ट हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ यूटेरस। यूटेरस का जो वॉल होगा उस यूटेरस के वॉल को 3 अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। एंडोमेट्रियम इज द इनर वॉल ऑफ यूटेरस, एंडोमेट्रियम इज द इनर वॉल ऑफ uterus, whereas myometrium is the middle wall or middle region of the uterus, and last perimetrium. These are the 3 different layer of uterus. यूटेरस की जो बाउंड्री है, यूटेरस एक्चुअल में क्या होगा, यूटेरस बीच में ये कैविटी है, बीच में जो कैविटी होगी उसे हम यूटेरस कैविटी कह रहे हैं। देन यूटेरस कैविटी चारों तरफ से किससे कवर्ड है? ये यूटेरस कैविटी या यूटेरस की जो लाइनिंग है, ये 3 अलग अलग टाइप के यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? 3 अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगे। सबसे जो इनर मेम्ब्रेन है उस इनर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल द इनर मेम्ब्रेन ऑफ यूटेरस, दैट इज एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर का मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाहर की तरफ यानी इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर कवरिंग, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर कवरिंग। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है? इनर मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम है। जो आउटर कवरिंग है, आउटर रीजन है, इस आउटर रीजन को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। और जो मिडिल के मसल्स हैं उन मसल्स को मायोमेट्रियम। दीज आर द 3 डिफरेंट लेयर। देन नेक्स्ट है सर्विक्स, ये सर्विक्स रीजन होगा। ये नीचे की तरफ जो प्रेजेंट है ये क्या है? सर्विक्स रीजन। यहाँ पे जस्ट यूटेरस का यहाँ से ये जो पूरा रीजन है ये यूटेरस का रीजन है, एंड देन इसके नीचे की तरफ जो मसल्स प्रेजेंट है, ये जो नैरो पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज द सर्विक्स, एंड ये जो पाथ होगा, ये रास्ता होगा, ये सर्विकल कैनाल। एंड फाइनली नीचे की तरफ लास्ट जो रीजन है, टर्मिनल एंड है, वह क्या होगा? वेजाइना। वेजाइना इज द टर्मिनल एंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग the seminal plasma with sperm, means semen. This is responsible for receiving the semen for the reproductive process, means generally reproductive process के लिए ये अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को इंडिकेट किया गया। अब नेक्स्ट जो होगा, सबसे फर्स्ट पेयर ऑफ ओवरीज, देन ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, ये अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि अब कौन सा है। ये सबसे फर्स्ट है ओवरीज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उनके लेंथ और विड्थ से रिलेवेंट। सबसे फर्स्ट प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है इंडिकेट किया हुआ है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ जो प्रेजेंट है उन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ ओवरीज है। ओवरीज को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, ओवरीज। देन और इसका जो में एक्चुअल में प्रोडक्ट है, जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन से पार्ट है, यानी वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? देन दिस इज द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट मीन्स सेकेंडरी oocyte, यानी इस सेकेंडरी oocyte को हम क्या कह सकते हैं? ओवम। ओवम वी कॉल्ड द सेकेंडरी oocyte विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देन नेक्स्ट है इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन। यही जो ओवरीज हैं, इन ओवरीज के थ्रू कुछ स्टेरॉयड जो हार्मोन्स हैं वो भी रिलीज किए जाएंगे। द ओवरीज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, यानी जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पर ये ओवरीज का लोकेशन है। एंड फाइनली इसका जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर
is the length of each ovary, and then this is connected with the pelvic wall and uterus by ligaments. अब जो भी ओवरीज लोकेटेड हैं वह ओवरीज डायरेक्टली हैंगिंग पोजीशन में नहीं है, वह किससे जुड़े हुए हैं? यूटेरस से जुड़े हुए हैं, यूटेरस से हैं, इसके अलावा ओविडक्ट से जुड़े हुए हैं। तो ओविडक्ट और यूटेरस से जोड़ने वाले जो मेम्ब्रेन्स हैं उन मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स, दीज मस्क्यूलर स्ट्रक्चर विच अटैच द ओवरी विद द यूटेरस इज कॉल्ड एज लिगामेंट, यानी लिगामेंट से ये सभी कनेक्टेड है। देन ईच ओवरी इज covered by thin epithelium which is enclosed the ovarian stroma. The ovarian stroma has a two zone, peripheral cortex and inner medulla. अब जनरली ये जो एपिथीलियम हम कह रहे हैं ये ओवेरियन स्ट्रोमा, अंदर की तरफ जितना भी पार्ट, एक ओवरी का स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ हमारे पास क्या होगा? ओवेरियन कैविटी होगा। उस ओवेरियन कैविटी के दो अलग अलग पार्ट्स में उन जो ओवेरियन कैविटी है उस ओवेरियन कैविटी को हम जनरली क्या डिफाइन कर सकते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा, जहाँ पर कि पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला जो बाहर की तरफ का रीजन है, जो अंदर की तरफ ओवरीज प्रेजेंट हैं, उन ओवरीज के दो अलग अलग रीजन, जैसे यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे ये ओवरीज हो गया तो ओवरीज में ये बाहर का कुछ रीजन हो गया, ये बाहर का कुछ रीजन हो गया, दो पार्ट में इसको हमने बांट दिया। बाहर के रीजन को हम क्या कह रहे हैं? पेरिफेरल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। ये क्या है? पेरिफेरल कॉर्टेक्स। अंदर का जो रीजन होगा ये अंदर का पूरा रीजन, इस अंदर के रीजन को हम क्या कह रहे हैं? इनर मेड्यूला कह रहे हैं। इनर मेड्यूला यानी जो ओवरीज प्रेजेंट है उन्हीं ओवरीज में दो अलग अलग हमने पार्ट बता दिया। बाहर वाले रीजन को पेरिफेरल कॉर्टेक्स और अंदर का जो सेगमेंट था, अंदर का जो रीजन है, उस अंदर के रीजन को हम क्या कह रहे हैं? इनर मेड्यूला कह रहे हैं। ये दो अलग अलग रीजन्स प्रेजेंट है जो कि डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है ओविडक्ट। ओविडक्ट में आपने फेलोपियन ट्यूब का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है? 10 से 12 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ ईच ओविडक्ट। एक ओविडक्ट का जो लेंथ होगा वह कितना होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर होगा। एंड देन जो ओविडक्ट प्रेजेंट है उनका जो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है इनफंडिबुलम, यानी ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ फेलोपियन ट्यूब। द फर्स्ट पार्ट और द टर्मिनल पार्ट विच इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है जो कि फनल शेप दे रहा है, फनल शेप यानी कीप की तरह जो शेप देता है, जहाँ पर कि फिम्ब्रे भी प्रेजेंट होगा। जहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? फिम्ब्रे। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसके जस्ट पास में जो ट्यूब का स्ट्रक्चर है, this tubular structure is called as a infundibulum. Then next, the edges of the infundibulum possesses finger like projection called fimbre. यानी यहाँ पे एक फिम्ब्रे का स्ट्रक्चर बताया गया है कि सबसे फर्स्ट है जो कि फनल शेप्ड दे रहा है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ये फनल शेप्ड दे रहा है। अब इस फनल शेप्ड के एंड पे क्या प्रेजेंट होगा? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी यहाँ पे ये जो हमारे पास एंड है इस एंड को इनफंडिबुलम और जहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें मिल रहा है इस प्रोजेक्शन को फिम्ब्रे। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होगा यानी ओवरीज जो यहाँ प्रेजेंट है, इन ओवरीज के अंदर जो एग था यह एक रप्चर होगा और ये बाहर की तरफ जब रिलीज हुआ, इसी रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन हो रहा है तो ओव्यूलेशन के बाद जो इन ओवम को कैप्चर करने का काम है वो कैप्चर करने का काम किसके थ्रू होगा? इन फिम्ब्रे के थ्रू होगा। यानी फिम्ब्रे इन ओवम या जो एग सेल प्रेजेंट है इन एग सेल को कैप्चर किसके थ्रू किया जाएगा? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू किया जाएगा। देन इनफंडिबुलम लीड्स टू, यह इनफंडिबुलम पार्ट, इनफंडिबुलम के आगे भी क्या है? इनफंडिबुलम के आगे भी इसका एक्सटेंशन है, यानी जो हमारे पास ओविडक्ट है उस ओविडक्ट को आगे की तरफ अगर एक्सटेंड करते हैं तो आगे की तरफ एक्सटेंड करने पर हमें कौन सा रीजन मिलेगा? एम्प्यूलर रीजन। It is the wider part of oviduct. It is the wider part of oviduct. Oviduct का सबसे wider part क्या होगा? Ampulla होगा. And then the last part of oviduct is called as isthmus. Isthmus is the last part of oviduct. Oviduct का जो सबसे आखिरी part है वह क्या है? isthmus है. That joins the uterus. That joins the oviduct to the uterus. यानी uterus से जो ओविडक्ट जुड़े हुए हैं वह किसके पार्ट से, मतलब कौन से पार्ट से जुड़े हुए हैं? इस्थमस से। इस्थमस विच कनेक्ट द ओविडक्ट टू द यूटेरस, यानी यूटेरस को ओविडक्ट से जोड़ने का काम किसके थ्रू हो रहा है? इस्थमस के थ्रू किया जा रहा है।
द नेक्स्ट यूटेरस। यूटेरस में यूटेरस को हम क्या कह सकते हैं, यूटेरस इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज वॉम्ब यानी गर्भ कहते हैं। जो यूटेरस होगा जहाँ पर कि नरिशमेंट हो रहा है, जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद जो ग्रोइंग जो चाइल्ड है वह ग्रोइंग चाइल्ड या न्यूनेट है, वह न्यूनेट का जो ग्रोथ होगा वह ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलता है, वॉम्ब में या यूटेरस में। यूटेरस को ही हम क्या कह सकते हैं, वॉम्ब कह सकते हैं। देन इट इज़ इन्वर्टेड पियर शेप, यानी पियर को अगर हम उल्टा कर देते हैं यानी नाशपाती को, उसी टाइप का हमें शेप किसका दिखाई देगा, यूटेरस का दिखाई देगा। इन्वर्टेड है, उल्टा हमें जो नाशपाती है उसी टाइप का किसका स्ट्रक्चर है, यूटेरस का एक स्ट्रक्चर होगा। देन अटैच टू द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट, यानी यह भी किससे जुड़ा हुआ है, यह लिगामेंट से ही यह भी कनेक्टेड है। एंड देन द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यानी ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे देखा था कि ये यूटेरस है और यूटेरस नीचे की तरफ कहाँ ओपन होते हैं, वेजाइना, यानी नीचे की तरफ वेजाइना है और यहाँ पर ये यूटेरस और बीच में एक सर्विकल कैनाल है, यानी बीच में जो नैरो पाथ है, इस नैरो पाथ को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। नैरो पाथ इज कॉल्ड एज अ सर्विक्स विच कनेक्ट द यूटेरस विद द वेजाइना, यानी ये जो यूटेरस होगा यानी वॉम्ब होगा, इस वॉम्ब को वेजाइना से कनेक्ट करने के लिए बीच में एक नैरो पाथवे और नैरो टिब्यूल प्रेजेंट है। दिस नैरो पाथवे इज कॉल्ड एज सर्विक्स। दिस नैरो पाथवे इज कॉल्ड एज सर्विक्स, यानी इसे हम क्या कहेंगे, सर्विक्स कहेंगे। और सर्विक्स का जो पाथवे होगा, रास्ता होगा, दिस इज कॉल्ड एज सर्विकल कैनाल, इसे हम क्या कहेंगे, सर्विकल कैनाल कह सकते हैं। देन सर्विकल कैनाल अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। एक इंपॉर्टेंट पार्ट, बर्थ कैनाल यानी एट द टाइम ऑफ पार्च्यूरेशन, पार्च्यूरेशन जब होता है, जब प्रसव होगा, जब चाइल्ड का बर्थ होने का समय होगा, तब उस समय वेजाइना के साथ ये सर्विक्स दोनों मर्ज होकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। यानी वेजाइना के साथ कौन सा पार्ट मर्ज हो जाएगा, ये सर्विक्स वाला रीजन, ये दोनों एक साथ ओपन हो जाएंगे, जो कि क्या लीड करेंगे, जो कि पाथवे इनलार्ज कर देंगे और उसी को हम क्या कह सकते हैं, बर्थ कैनाल कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ बर्थ कैनाल। द नेक्स्ट, द वॉल ऑफ यूटेरस हैज़ 3 लेयर्स, 3 अलग अलग लेयर्स हैं। आउटर जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होगा किसका, यूटेरस का जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होगा, दिस एक्सटर्नल लेयर इज कॉल्ड एज अ पेरीमेट्रियम, वेयर एज मिडिल थिक लेयर इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम, विच आर completely composed बाई स्मूथ मसल। यानी जो मायोमेट्रियम है, जो मिडिल जो लेयर है, मिडिल लेयर, वह मिडिल लेयर किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। जो मिडिल लेयर प्रेजेंट है वह मिडिल लेयर किससे बना है, स्मूथ मसल से। देन इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम क्या है, इनर ग्लैंड्यूलर लेयर, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन इनर लेयर। यानी जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में 28 डेज़ का होता है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये 3 मेम्ब्रेन्स जो प्रेजेंट है, इन 3 मेम्ब्रेन्स में जो शेड होने वाली मेम्ब्रेन है वह कौन सी मेम्ब्रेन है, इंडोमेट्रियम वॉल। यानी इंडोमेट्रियम वॉल ही हर साइक्लिक पीरियड में, यानी जितने भी पीरियड्स हैं, जो साइकिल है MC है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये इंडोमेट्रियम वॉल ही क्या होगा, शेड होगा। यानी इंडोमेट्रियम वॉल जो कि ग्लैंड्यूलर है, इस ग्लैंड्यूलर वॉल का ही शेड ऑफ होना है, यानी यही ग्लैंड्यूलर वॉल क्या होती है, शेड ऑफ होगी। तो इंडोमेट्रियम वॉल जो इनर ग्लैंड्यूलर लेयर है, इसी में सबसे फर्स्ट अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है, तो फर्टिलाइज होने के बाद सबसे पहले इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, इम्प्लांटेशन इज अकर्स इनसाइड द इंडोमेट्रियम वॉल। इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम में तो अंदर की तरफ वो धंस जाएंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट इम्प्लांट कहाँ होंगे, इम्प्लांट होंगे जो सबसे अंदर की तरफ इनर वॉल है। तो इनर वॉल क्या है, इंडोमेट्रियम इज द इनर ग्लैंड्यूलर लेयर। देन लास्ट, इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी चेंजेस होंगे वह सभी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम जो भी साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, यानी जो 28 डेज़ का जो साइकिल है, यानी एवरेज हम 28 डेज़ जो काउंट करते हैं, उस 28 डेज़ में जितने भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वह सभी कहाँ चेंजेस होंगे, केवल इंडोमेट्रियम वॉल में ही होंगे। केवल इंडोमेट्रियम वॉल में चेंजेस होते हैं, बाकी 2 और जो वॉल हैं वह उनमें कब चेंज होगा, उनमें चेंजेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कंसीव करने वाली कंडीशन होगी, इम्प्लांट जब हो जाएगा, इम्प्लांटेशन के बाद ही उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। किन में, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम में। लेकिन जनरली नॉर्मल जो 28 डेज़ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, उन मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल
इनर जो लेयर है, इनर एंडोमेट्रियम वॉल है, उसी में केवल हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन लास्ट मायोमेट्रियम एक्स हाइबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरिंग ऑफ द बेबी मीन्स जनरली पार्चुरेशन। जब पार्चुरेशन होगा, ये हमारे पास वॉल है, ये वॉल में 3 अलग अलग लेयर्स यहाँ ड्रॉ कर दिए गए। इनर लेयर हो गया, ये बीच का लेयर हो गया, और ये आउटर रीजन हो गया। जब इम्प्लांटेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन क्या करेगा, इम्प्लांटेशन केवल सरफेस तक नहीं रह जाएगा, ये अंदर की तरफ आ जाएगा। अंदर यानी स्मूथ मसल, ये जो मायोमेट्रियम है, इस मायोमेट्रियम में ये फीटस पूरी तरीके से बन चुका है, यानी यह फीटस है। ये फीटस अंदर की तरफ पूरा ग्रो कर चुका है। ग्रो करने के बाद ये कहाँ पूरी तरीके से धंसा हुआ है, मायोमेट्रियम में धंसा हुआ है। मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल्स के हैं, किससे बने हुए हैं, स्मूथ मसल से। अब ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स में जब पूरा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तब यहाँ पर जो प्रेजेंट है वह प्रेजेंट पार्ट नीचे की तरफ एक्सपेल्ड आउट किया जाएगा। यानी जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही पार्चुरेशन पॉसिबल है। यानी पार्चुरेशन यानी जो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड या डिलीवरी ऑफ द फीटस कब पॉसिबल होगा, इन व्हेन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इनटू द मायोमेट्रियम वॉल और मायोमेट्रियम रीजन ऑफ यूटेरस। यानी यूटेरस के मायोमेट्रियम रीजन में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट से ही पार्चुरेशन होता है, या ऑफ स्प्रिंग या चाइल्ड का बर्थ होगा। यानी चाइल्ड के बर्थ के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है, मायोमेट्रियम रीजन में होगा। तो ये कुछ पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट यूटेरस वाला, यूटेरस में कुछ इंक्लूड हुए थे रीजन। देन एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल व्यू है, उस एक्सटर्नल व्यू में अलग अलग जो पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं, वह सबसे फर्स्ट पार्ट है द इंक्लूड्स मीन्स एक्सटर्नल जेनेटेलिया इंक्लूड फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट मॉन्स प्यूबिस, सेकंड लेविया मेजोरा, थर्ड लेविया माइनोरा, फोर्थ हाइमेन एंड फिफ्थ क्लाइटोरिस। These are the external structure of the or external view of the female genital या female reproductive system। सबसे फर्स्ट जो मॉन्स प्यूबिस है, इट इज़ अ कुशन और फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय द स्किन एंड ऑल्सो इट कंटेन्स प्यूबिक हेयर। जनरली जो ये पार्ट प्रेजेंट है, सबसे फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट में ये फैटी रीजन, सबसे फैटी जो रीजन होगा या कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, या फैट एडिपोस टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। इन एडिपोस टिश्यूज स्किन से कवर्ड है एंड फाइनली इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे। यह सबसे फर्स्ट पार्ट जिसे कि हम मॉन्स प्यूबिस कह रहे हैं। यह कुशन लाइक मीन्स एक फैटी रीजन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए भी ये प्रेजेंट है। जो यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट है वह क्या कर रहे हैं, ये किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का भी काम करते हैं, यानी एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट है लेविया माइजोरा। ये लेविया माइजोरा ये फ्लैपी लाइक स्ट्रक्चर यानी लिप लाइक स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ 2 अलग अलग फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। सबसे आउटर जो फोल्ड है वह क्या है, लेविया मेजोरा है, और इनर फोल्ड जो होंगी उन इनर फोल्ड को हम क्या कहेंगे, लेविया माइनोरा कहेंगे। 2 अलग अलग फोल्ड्स प्रेजेंट है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया अगर हम देखते हैं तो 2 अलग अलग फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। एक बाहर की तरफ लेयर है, एक बाहर का फोल्ड है, और एक इनर फोल्ड है। तो जो बाहर का फोल्ड होगा, उस बाहर के फोल्ड पे क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यूज विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। यानी वेजाइनल ओपनिंग के सबसे बाहर की तरफ का जो एक फोल्ड होगा, उस फोल्ड को आउटर फोल्ड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग इज कॉल्ड एज लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा इज द एक्सटर्नल फोल्डिंग ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग का सबसे जो आउटर फोल्ड है, उस आउटर फोल्ड को हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, लेविया मेजोरा। एंड जो उसके जस्ट अंदर की तरफ जो इनर फोल्ड है, दिस इनर फोल्ड इज कॉल्ड एज लेविया माइनोरा। मीन्स इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर ऑफ फोल्ड टिश्यूज अंडर द लेविया मेजोरा। यानी लेविया मेजोरा के जस्ट अंदर की तरफ लेविया माइनोरा प्रेजेंट है। लेविया मेजोरा के जस्ट अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, लेविया माइनोरा प्रेजेंट होंगे। मॉन्स प्यूबिस सबसे टॉप पे होगा, जो कि फैटी टिश्यूज है, जो कि हेयर भी कंटेन करते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्यूबिक हेयर। उसके जस्ट नीचे की तरफ जो वेजाइनल ओपनिंग है, उस वेजाइनल ओपनिंग का जो सबसे आउटर कवरिंग है, आउटर लिप लाइक फोल्ड जो प्रेजेंट है, जो कि पेयर में होगा, वह लिप लाइक फोल्ड
को हम क्या इंडिकेट करेंगे, लेविया मेजोरा। देन उसके जस्ट अंदर की तरफ एक फोल्ड होगा, उस फोल्ड को लेविया माइनोरा। एंड फाइनली हाइमेन, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। यानी हाइमेन एक ट्रांसपेरेंट, hymen is the membrane which partially covered the vaginal opening. Hymen is the membrane which partially covered the वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर्ड करने वाला एक मेम्ब्रेन होगा, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, हाइमेन। इट इज़ मीन्स ट्रेडिशनली इट इज़ द साइन ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी का हम साइन ट्रेडिशनल वे में, नॉट इन मॉडर्न वे। मॉडर्न वे में नहीं, अगर ट्रेडिशनल वे की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल वे में हाइमेन को कहीं ना कहीं किस चीज़ का इंडिकेशन माना जाता है, वर्जिनिटी का इंडिकेशन माना जाता है। बट मॉडर्न टाइम में सभी को ये चीज़ें पता है कि हाइमेन एक मेम्ब्रेन है जो कि किसी भी टाइप के प्रोसेसेस, यानी जनरली जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं या किसी भी टाइप का अगर प्रोसेस हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्विमिंग हो रहा है, इसके अलावा साइकिलिंग प्रोसेस हो रहा है, तो इन किसी भी प्रोसेसेस में ये हाइमेन रप्चर हो सकते हैं। तो हाइमेन का रप्चर होना ये नॉर्मल तरीके से किन चीज़ों की वजह से पॉसिबल है, किसी भी टाइप के फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से पॉसिबल है। तो इसको वर्जिनिटी का साइन मॉडर्न टाइम में हम कंसीडर नहीं करते हैं, बट ट्रेडिशनली जो स्टीरियोटाइप प्रेजेंट है, कुछ जो वर्ग है सोसाइटी में, स्टीरियोटाइप या हमारे इंडिया में ही कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर कि जब मैरिज होता है तो उस मैरिज से पहले स्पेशली हाइमेन की सर्जरी भी कराई जाती है। यानी अगर हाइमेन रप्चर हो गया है तो उस हाइमेन की सर्जरी कराने के बाद उनका मैरिज किया जाता है। और सर्जरी कराने का एक्चुअल में यही रीज़न है कि वह ट्रेडिशनली इतना स्टीरियोटाइप उनके दिमाग में है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वर्जिन और मीन्स वर्जिनिटी लॉस हो चुका है या वर्जिन है। इस चीज़ को वो किस चीज़ का मतलब किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, केवल हाइमेन के वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ही इंडिकेट करते हैं कि अगर हाइमेन प्रेजेंट है देन वर्जिन है, अगर हाइमेन लॉस हो चुका है देन वर्जिनिटी वो लॉस हो चुका है। तो इस की वजह से ये एक्चुअल में रीज़न हो जाता है कुछ स्टेट्स में कि वहाँ पर मैरिज से पहले इस हाइमेन को फिर से क्या किया जाता है, फिर से सर्जिकल तरीके से इसको फिर से इम्प्लांट किया जाता है फीमेल बॉडी में। तो ये एक हाइमेन हो गया। देन ये एक पार्शियली मेम्ब्रेन होगा जो कि कवर करता है किसको, वेजाइनल ओपनिंग को। नेक्स्ट क्लाइटोरिस। जैसे मेल के केस में हमने ग्लांस पेनिस एक समझा था कि ग्लांस पेनिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन द केस ऑफ मेल, वेयर एज क्लाइटोरिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन द केस ऑफ फीमेल। दिस इज द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ अ टू लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। अब जनरली दो अलग अलग डिफरेंसेस यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे। पहला डिफरेंस कि मेल के केस में जो कॉमन पासेज है फॉर द यूरिन और फॉर द सीमेन, मीन्स यूरिन और सीमेन के लिए एक कॉमन पासेज क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रल ओपनिंग प्रोवाइड द कॉमन पासेज फॉर सिक्रेशन ऑफ यूरिन एंड ऑल्सो इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, वेयर एज इन द केस ऑफ फीमेल two different locations by which two different type of things are ejaculated और secreted। यानी secrete करने के लिए दो अलग अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। जो सेकेंड ओपनिंग है वह क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग फीमेल के केस में है जहाँ से यूरिन पास होगा, एंड वेजाइनल ओपनिंग बाई विच दे रिसीव्स द सीमेन, यानी सीमेन को रिसीव करने के लिए उनमें क्या प्रेजेंट है, वेजाइनल ओपनिंग्स प्रेजेंट है। तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे। एंड क्लाइटोरिस कहाँ पर प्रेजेंट है, क्लाइटोरिस इन्हीं यूरेथ्रल ओपनिंग के टिप पर, या यूरेथ्रल ओपनिंग जो प्रेजेंट है उनके टिप पे या उनके टॉप पे प्रेजेंट होंगे। और जनरली दिस क्लाइटोरिस इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन द केस ऑफ फीमेल, यानी फीमेल के केस में क्लाइटोरिस सबसे सेंसिटिव पार्ट है। देन ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया फीमेल के केस में हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड एक और पोर्शन है, एक एक्सटर्नल व्यू है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है जहाँ पर कि मेमरी ग्लैंड्स लोकेटेड है। सबसे बाहर की तरफ एक हमारे पास दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये बाहर की तरफ का जो स्ट्रक्चर है स्किन लेयर्स है। एंड नेक्स्ट है एरियोला डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर और डार्क पिगमेंटेशन विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द निपल। निपल के जो जस्ट बेस में जो डार्क पिगमेंटेशन होगा, दिस पिगमेंटेशन इज कॉल्ड एज एरियोला। एरियोला इज कॉल्ड एज डार्क पिगमेंटेड एरिया। देन लैक्टिफेरस डक्ट सबसे फर्स्ट जो अंदर की तरफ
लोब्यूल्स प्रेजेंट है, उन लोब्यूल्स यानी निपल से जो जस्ट अंदर की तरफ कुछ थीन ट्यूब्स प्रेजेंट है, उन थीन ट्यूब्स को हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट जो ब्रेस्ट में जितने भी मेमरी ग्लैंड होंगे उन मेमरी ग्लैंड और मेमरी लोब्स का नंबर कितना होगा, 15 to 20 लोब्स इज प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है उनका नंबर कितना है, 15 to 20 तक है। अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइड्स इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स। अब ये जो मेमरी लोब्स प्रेजेंट है यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता है। इस टाइप के जो लोब्स प्रेजेंट होंगे, लोब्स का नंबर कितना है, 15 से 20 तक ये लोब्स प्रेजेंट होंगे। इन्हीं लोब्स में एक्चुअल में दो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। ये जो लोब्स प्रेजेंट हैं इनमें जो ग्लैंड होगा, दिस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। मिल्क के फॉर्मेशन और इजेक्शन के लिए जो लोब्स प्रेजेंट हैं उन लोब्स को हम क्या कहते हैं, मेमरी ग्लैंड कहते हैं। और ये लोब्स का नंबर कितना होगा, 15 से 20 इन नंबर। ये जो लोब्स हैं वो उन लोब्स का नंबर कितना होता है, 15 से लेकर 20 लोब्स हो सकते हैं एक ब्रेस्ट में, ये लोब्स प्रेजेंट होंगे। देन मेमरी लोब्स कंटेन अ क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वियोलाई। जितने भी ये मेमरी लोब्स हैं, दीज लोब्स कंटेन द क्लस्टर्स एंड दीज क्लस्टर इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। यानी ये इसके अंदर जितने भी लोब्स होंगे उन लोब्स में छोटे छोटे मतलब ग्रैप लाइक बंच इज प्रेजेंट इन ईच लोब एंड दिस बंच इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। तो जो एल्वियोलस स्ट्रक्चर हर लोब में प्रेजेंट होगा, दिस लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ मिल्क। देन these cells of alveoli secrete milk stored in the lumen of alveoli। यानी जनरली सिक्रीट करने का काम, जहाँ मतलब जो लोब्स प्रेजेंट हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं, उन एल्वियोलाई में मिल्क का सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, तीन अलग अलग चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं। सबसे फर्स्ट सिंथेसिस, देन सिक्रीशन एंड ऑल्सो मीन्स फर्स्ट सिंथेसिस, देन स्टोरेज एंड सिक्रीशन। थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स अकर्स इन द लोब्स ऑफ द मेमरी ग्लैंड। ये जो मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है इनमें जो लोब्स होंगे, एल्वियोलाई अंदर की तरफ है, उन एल्वियोलाई में सिंथेसिस भी हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, इसके अलावा वहाँ से सिक्रीशन भी होगा। एंड दीज एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमरी टिब्यूल। और ये जो एल्वियोलाई हैं ये बाहर की तरफ मेमरी टिब्यूल है। ये मेमरी टिब्यूल्स जो प्रेजेंट होंगी जस्ट बाहर की तरफ, ये मेमरी टिब्यूल में वह सिक्रीट किया जाएगा। एंड देन मेमरी टिब्यूल के बाद ये टिब्यूल्स आगे की तरफ किससे जुड़ रही हैं, मेमरी डक्ट से। एंड मेमरी डक्ट आगे की तरफ किस में ओपन होंगी, मेमरी एम्प्यूला। एंड फाइनली मेमरी एम्प्यूला आगे की तरफ किस में इंक्लूड होंगी, लैक्टिफेरस डक्ट में। एंड लैक्टिफेरस डक्ट से वह बाहर की तरफ इजेक्ट कर दी जाएंगी। यह जो चाइल्ड प्रेजेंट है, ये जो ऑफ स्प्रिंग जो बर्थ हुआ है बच्चे का, उस बच्चे के थ्रू सक्ड आउट कर लिया जाएगा या जनरली रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास भी इसका भी पाथवे होगा जहाँ से सबसे अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है वो मेमरी टिब्यूल, आफ्टर द एल्वियोलाई, आफ्टर द एल्वियोलाई जो एल्वियोलाई का यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बंच की तरह स्ट्रक्चर। इसके बाद सबसे पहले के जो टिब्यूल हैं, जो अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई, उस एल्वियोलाई के बाहर जो सबसे पहला जो टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, दिस टिब्यूलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेमरी टिब्यूल। आफ्टर मेमरी टिब्यूल मेमरी डक्ट, मेमरी टिब्यूल ओपन्स इनटू मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट्स ज्वाइन इनटू मेमरी एम्प्यूला एंड मेमरी एम्प्यूला opens into lactiferous duct and lactiferous duct. After the lactiferous duct, this milk is released from breast. यानी ब्रेस्ट से ये जो मिल्क होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये इसका क्या है, एक पाथवे है। तो जनरली ये हमारे पास क्या हो गया, मेमरी ग्लैंड्स होगा। अब मेमरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है इनमें दो अलग अलग हार्मोन्स का भी रोल होगा। अब हार्मोन का जो इफेक्ट होगा, हार्मोन का रोल होगा, उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है कि किस तरीके से गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, ये सभी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।